एक बार फिर से इतिहास और राजनीति विज्ञान में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। इस पाठ का हमने पहला भाग देखा, आज हम दूसरा भाग देखेंगे। पहले भाग में हमने देखा कि कला किसे कहते हैं। मला हे परिणाम आढळले आहेत। दृश्य कला देखे। दृश्य कला के अंतर्गत हमने चित्रकला देखे, फिर शिल्प कला देखे, और दोनों कलाओं में लोक कलाओं की परंपरा, अभिजात परंपरा, यह भी हमने देखे। अब हम जो हमारा 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट हमने पहले भाग में देखे, आज हम दूसरे भाग में हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। वो है भारत में ललित आंगिक कला परंपराएं। ललित परंपराएं भारत में कैसी है? तो लोक कलाओं की परंपरा में से भारत के प्रत्येक प्रदेश की विविधतापूर्ण लोकगीतों, लोकवाद्यों, लोक नृत्यों और लोक नाट्यों की परंपरा प्रमुख है। महाराष्ट्र में भी लोक कला की अनेक परंपराएं प्रचलित है। ये लोक कलाएं धार्मिक पर्व और सामाजिक जीवन के अभिन्न हिस्से के रूप में विकसित हुई है। इन लोक कलाओं में कोली नृत्य, जिसे हम मछुआरों का नृत्य कहते हैं, तारपा नृत्य, कोकण का दशावतार, पोवाड़ जो महाराष्ट्र में प्रमुख है, शौर्य गान, कीर्तन, जागर, गोंधल कुछ मोटे उदाहरण हमको इस ललित साहित्य में, ललित कला में दिखाई देते हैं। अभिजात कलाओं की परंपरा देखेंगे। अभिजात यानी देखिए, हमने पहले पीरियड में देखा, पहले भाग में देखा, अभिजात यानी एक प्रकार का साक्ष्य, एक प्रकार के प्रमाण। तो क्या है इसके कि भारत को कुछ लोक कलाओं के, अभिजात कलाओं की विरासत प्राप्त हुई है, एक प्रमाण मिला है, एक साक्ष्य मिला है, अनेक जगहों पर मिले। उनमें से पहला है भरत मुनि द्वारा एक लिखा हुआ ग्रंथ है, उनमें गायन है, वादन है, नृत्य है, ऐसे नाट्य विस्तार हुआ है, जो भारतीय ललित कलाओं की प्रस्तुति में श्रृंगार, हास्य, विभित्स, रौद्र, करुण, वीर, भयानक, अद्भुत और शांत, इन 9 रसों का अद्भुत समावेश माना जाता है। भारतीय ललित कला के बारे में हम देख रहे हैं। इसके आगे हम देखेंगे भारत में शास्त्रीय गायन की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। प्रथम है हिंदुस्तानी संगीत और दूसरी है कर्नाटक संगीत। यह भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब हम पेज नंबर 29 पर आ गए हैं। अब देखिए, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है लोक कला, लोक साहित्य, ललित साहित्य। उत्तर भारत में कथक, महाराष्ट्र में लावनी, ओडिशा में ओडिसी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आंध्र का कुचिपुड़ी, केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम प्रचलित नृत्य शैलियां हैं। इन नृत्य शैलियों की प्रस्तुति में शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्य का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है ललित कला के माध्यम से। भारत जब स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद में हमने भी क्या किया, इन पर जोर दिया, इनको महत्वपूर्ण मानकर हमने क्या है, संगीत नृत्य महोत्सवों का आयोजन किया, कार्यक्रम का आयोजन किया, ताकि समाज के लोगों को इसको फायदा मिल सके, विदेश के लोग इसको देख सके। तो इसके उदाहरण मिलेंगे हमको पुणे में, महाराष्ट्र राज्य में एक पुणे शहर है, वहां पर प्रतिवर्ष सवाई गंधर्व के नाम से आयोजित किया जाने वाला संगीत महोत्सव बहुत ही विख्यात है, प्रसिद्ध है। दूर दूर से
भारत के या बाहर के भी लोग इस प्रदेश में देखने के लिए आते हैं इस महोत्सव को, ललित साहित्य को। अब ये कुछ चित्र है, महाराष्ट्र में ये लावनी का चित्र है, ये भी क्या है, लावनी नृत्य महाराष्ट्र में। फिर है कथकली, ये केरल का है, यह भी क्या ललित साहित्य के अंतर्गत आता है। और इसमें बताने लायक है, भारतीय संगीत के साथ पश्चिमी संगीत और पश्चिमी नृत्य को मेल बिठाने का प्रयास भी दिखाई देता है। भारतीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को जोड़ने का कार्य भी दिखाई देता है। इसमें एक व्यक्ति ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उस व्यक्ति का नाम है उदय शंकर। इन्होंने दोनों संस्कृतियों को ललित साहित्य में जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है, योगदान दिया है। इस प्रकार भारतीय ललित कलाओं का प्रस्तुति क्षेत्र बहुत विस्तार है, विस्तृत है, बड़ा है, ऐसा हमको दिखाई देता है। अब हम पेज नंबर 30 पर आ गए हैं। हमारा चौथा जो पॉइंट है यह भी महत्वपूर्ण है, कला, उपयोजित कला और व्यवसाय के अवसर। अब हम एक कला के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, भारतीय कलाओं का इतिहास। इस पाठ के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने कला की परिभाषा देखी, शिल्पकला देखा, चित्रकला देखा, उसके बाद में ललित साहित्य देखे, ललित कला देखा। इन सब का हम वर्तमान में उपयोग कैसे कर सकते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। तो कला का इतिहास एक ज्ञान शाखा है, महत्वपूर्ण शाखा है। इनमें हम अनुसंधान और शोध कार्य कर सकते हैं। किसके लिए? व्यवसायों के लिए, रोजगारों के लिए। कहां कहां पर कर सकते हैं हम? पत्रकारिता, पत्रकारिता में भी हम व्यवसाय कर सकते हैं कलाओं का। कलात्मक वस्तुओं के क्रय विक्रय में स्वतंत्र क्षेत्र रहते हैं, वहां पर भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसके बाद में हम देखिए, सांस्कृतिक विरासत को हम संरक्षण कर सकते हैं, उनका संवर्धन कर सकते हैं, और वहां पर भी हम इसका योगदान दे सकते हैं। और अगला है संग्रहालय और अभिलेखागार, पुस्तकालय और सूचना प्रसारण का भी, तकनीकी, विज्ञान, पुरातत्व अनुसंधान और भारतीय विद्या के क्षेत्र भी यह महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं? इनका उपयोग कर सकते हैं। अब उपयोजित कला कहाँ कहाँ पर और भी हम इनका उपयोगित कर सकते हैं? देखिए, दृश्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में कलाओं का निर्माण हुआ है, तो रसिक कलाओं का शुद्ध रूप से उसको अपनाना कलाकारों का यही उद्देश्य होता है। कलाकार लोग क्या करते हैं? जो प्राचीन कला है, जो मध्यकालीन कला है, उनको अपनाकर वो क्या करते हैं? समाज में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उपयोग में लाते हैं। और भी कहां कहां पर उपयोग में ला सकते हैं? औद्योगिक और विज्ञापन के क्षेत्र में कला। अभी जैसे हम हम क्या कर रहे हैं? नई पद्धति के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? अध्यापन का काम कर रहे हैं। पहले हम क्या करते थे? क्लास में अध्यापन का कार्य करते हैं। यह एक नवीन टेक्निक है, नवीन तकनीकी है। हम इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं? कला का हम क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। और कहाँ कहाँ कर सकते हैं? भवन की साज सज्जा में, सजावट की वस्तुओं में, फिल्म, दूरदर्शन के अन्य कार्यक्रम में, कला निर्देशन, प्रकाशन और मुद्रण के क्षेत्रों, पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्रों आदि अनेक जगहों पर हम क्या कर सकते हैं? कलाओं का उपयोग कर सकते हैं। साथ और भी दिया है, साज सज्जा, सजाने के काम में, सुलेखन के काम में, भेंट कार्ड, निमंत्रण पत्र, व्यक्तिगत लेखन सामग्री, उपहार की वस्तुएं, अनेक बातों के लिए उपयोजित कला क्षेत्र के
तज्ञों और जानकारों की आवश्यकता होती है। स्थापत्य ने बनाने से संबंधित, फोटोग्राफी जिसे छायाचित्र कहते हैं, उपयोगित कला वर्ग में आते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, संगणक पर तैयार किए हुए भी कुछ डिजाइन रहते हैं, कुछ स्केच रहते हैं, हम यहाँ पर भी कला का उपयोग कर सकते हैं। आभूषणों, मूल्यवान धातुओं की कला वस्तुओं, रंगीन नक्काशी वाले मिट्टी के बर्तन, बांस और बेत की वस्तुएं, कांच की कलात्मक वस्तुएं, सुंदर कपड़ा व वस्त्र निर्मित, ये सभी उपयोजित कला के क्या है, महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए कला का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हम तो आधुनिक युग में रहते हैं, 20वीं सदी में रहते हैं, इसका तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना जरूरी है, प्रशिक्षित एवं कुशल व्यक्तियों की बड़ी मात्रा में अपेक्षा रहती है। कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन करते समय उनको बनाना पड़ता है और सांस्कृतिक परंपराओं का जतन करना पड़ता है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कला का हम उपयोग कर सकते हैं, उनको तकनीकी के माध्यम से उनको कार्य में ला सकते हैं। और अंत में कुछ जगहों पर कुछ उदाहरण हैं जो उपयोग में इन कलाओं का किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, देखिए तकनीकी अर्थात टेक्निक, व्यवसायिक प्रशिक्षण देने वाले भारत में अनेक संस्थान हैं। खासकर गुजरात में एक संस्थान है, वहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है, वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। विश्व के अग्रणी संस्थानों में से एक मानी जाती है। इस सन 2015 में इस संस्थान ने एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। मेरा पाठ आपको कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन्हें भी ताबड़तोड़ कीजिए। धन्यवाद।